Welcome back students. Today we will discuss the another topic that is AIDS. AIDS ये एक infectious disease है. AIDS that is acquired immunodeficiency syndrome. AIDS the full form is acquired immunodeficiency syndrome. ये particular जो disease है that includes acquired means it is not a congenital disease. It is acquired during the lifetime or that is after birth. Acquired. Acquired. It means disease is not a congenital disease. Disease is not a congenital disease means जो acquired word है वो ये represent करता है कि ये congenital disease नहीं है. अब जो congenital है उसका मतलब क्या होता है? Defects in fetus during development or genetic disorders. Congenital disease का मतलब होता है वो डिजीज जो कि फीटस के डेवलपमेंट के टाइम में जो डिफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिफेक्ट्स इन फीटस ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या डेवलपमेंट के टाइम पे फीटस के अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज. अब इसमें ये फीटस के डेवलपमेंट में होने वाला कोई डिफेक्ट नहीं है और ना ही ये कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन्स या जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने से आया है, लेकिन फिर भी ये डिजीज जो है मदर से इन्फेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है. तो फिर इसको क्यों नहीं कॉन्जेनाइटल डिजीज बोल सकते हैं? तो एक्चुअल में एक तो ये डिफेक्ट नहीं है, दूसरा ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तीसरा ये कि सभी केसेस में मदर से इन्फेंट के अंदर जो HIV है वो ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इसको कॉन्जेनाइटल कंसीडर नहीं किया जाता है. कॉन्जेनाइटल में कंडीशन होनी चाहिए कि डिफेक्ट है वो डेवलपमेंट के टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा या वो जेनेटिक डिसऑर्डर. यहाँ पे मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरसेस एंटर करते हैं और उसके बाद ये इम्यून सिस्टम को वीक करना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. सेकेंड इज इम्यूनोडेफिशिएंसी. इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक हो जाता है. इम्यूनोडेफिशिएंसी immunodeficiency that represents weakening of immune system. वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यहाँ पे इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, इसलिए इम्यूनोडेफिशिएंसी वर्ड यूज किया गया है. मींस जो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है वो आ जाती है. और सिंड्रोम का मतलब होता है सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है. So AIDS is acquired immunodeficiency syndrome means that is achieved after birth or during lifetime
लेकिन कुछ केसेस में मदर से ये फीटस के अंदर या जो इन्फेंट है उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। सभी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मींस इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और सिंड्रोम मींस दैट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए सिंड्रोम वर्ड यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, the first patient or case of AIDS was noticed in 1981 in USA। यूएसए के अंदर 1981 में इसका पहला केस नोटिस किया गया था अमंग द होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन। जो होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स है उनके अंदर इसको सबसे पहले नोटिस किया गया था। इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया इट वाज नोटिस्ड इन prostitutes of Chennai, that is Tamil Nadu, in 1986। 1986 में इंडिया के अंदर इसका पहला केस जो है वो जो प्रोस्टिट्यूट्स है उसके अंदर डिस्कवर किया गया था, नोटिस किया गया था। तो पहले जो पेशेंट है वो 1981 में इसका डिस्कवर हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया के अंदर 1986 में। उसके बाद से ये लगातार स्प्रेड कर रहा है एड्स, और इसकी वजह से अबाउट 25 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है। इट हैड किल्ड अबाउट, और यू कैन से it had killed more than 25 million people। इसने 25 मिलियन यानी कि जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनसे भी ज्यादा लोगों की जान ये ले चुका है। सो दैट इज द फर्स्ट केस, एंड द डेथ रेशियो मीन्स कितने लोगों को ये किल कर चुका है, और लगातार ये स्प्रेड करता है, काफी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड कर जाता है। अब जो एड्स है उसके लिए कोजिंग माइक्रोब क्या होता है और ये स्प्रेड कैसे होता है। कोजिंग माइक्रोब, causing microbe that is caused by a virus, that is HIV। HIV means human immunodeficiency वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, इसकी वजह से एड्स होता है। फ्रैंकोइस एंड लक स्टेटेड that HIV causes AIDS। फ्रैंकोइस एंड लक स्टेटेड दैट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि HIV की वजह से एड्स होता है। तो जो कोजिंग माइक्रोब है यहाँ पे HIV है, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। अब जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ये जो वायरस है ये रेट्रो वायरस के जो ग्रुप है उसका मेंबर है। दैट इज अ मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस।
मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। वायरसेस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। और रेट्रोवायरस यानी कि वो वायरस जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस की वजह से एड्स होता है। अब जो रेट्रोवायरस है यानी कि एचआईवी है, एचआईवी का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके अंदर कवरिंग किस तरह की होती है या किस तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ये एचआईवी का स्ट्रक्चर है। इसमें अब क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, सबसे पहले तो इसका जो साइज है, साइज इसका 90 to 120 नैनोमीटर, ये इसका साइज होता है। इतने साइज में का ये वायरस होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हैव a single stranded RNA filament segmented as two filaments or two identical filaments associated with an enzyme reverse transcriptase। इसके केस में जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो रेड पार्ट है दैट इज द आरएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है फिलामेंट की फॉर्म में, और वो फिलामेंट दो पार्ट के अंदर, आइडेंटिकल पार्ट के अंदर या फिलामेंट के अंदर सेगमेंटेड होता है। तो दो सेगमेंट होते हैं, दो आरएनए फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इसमें दो आरएनए फिलामेंट प्रेजेंट है, यानी कि वैसे तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है, एक पर्टिकुलर फिलामेंट है, लेकिन वो सेगमेंटेड है, उसके दो आइडेंटिकल पार्ट बन गए हैं, सेम इंफॉर्मेशन उनके ऊपर प्रेजेंट है, और साथ में उनके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच्ड होता है। तो ये तो हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से इनको आरएनए वायरसेस बोला जाता है, बिकॉज दे हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसको आरएनए से आगे जाके डीएनए भी बनाना होता है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो वायरस है उसकी अगर हम बात करें, तो जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको कैप्सिड बोला जाता है। यहाँ पे दो कवरिंग है, इनर कोट एंड आउटर कोट, जो प्रोटीन कोट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कोट यहाँ पे प्रोटीन के प्रेजेंट है। प्रोटीन कोट genetic material is enclosed by two protein coats। दो प्रोटीन कोट से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रैप किया जाता है। उसके बाद आउटसाइड द प्रोटीन कोट, outside the protein coat there is
there is an envelope consists of lipid bilayer इसमें लिपिड बाइलेयर होते हैं, मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसकी बात की जा रही है। तो ये जो पार्ट है लिपिड बाइलेयर है, और ये लिपिड बाइलेयर आती है होस्ट से, यानी कि जिसके अंदर इसने इन्फेक्शन किया था उसकी मेम्ब्रेन से इसने लिपिड बाइलेयर को ऑब्टेन कर लिया है। और जो ये रेड वाले पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, हैविंग स्पोक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्ट्रक्चर होते हैं जो एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट है और बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये हेल्प करते हैं इनके अटैचमेंट में एक पर्टिकुलर सेल के साथ। तो ये एचआईवी का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जो है उसमें जेनेटिक मेटल आरएनए होता है, बाहर प्रोटीन कोट होते हैं दो। आरएनए यहाँ पे दो फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल फिलामेंट होते हैं, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनके ऊपर होती है, और दोनों आरएनए फिलामेंट के साथ एक एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अटैच होता है। प्रोटीन कोट के यानी कि आउटर प्रोटीन कोट के जस्ट बाहर लिपिड की बाइलेयर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन के स्पोक्स प्रोजेक्ट होते हैं। ये जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है वहां से ड्राइव किया हुआ पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो एनवेलप है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन। जो होस्ट सेल है उसकी मेम्ब्रेन से ये वाला बाहर वाला पार्ट है जो वो ऑब्टेन किया जाता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ एड्स, और यू कैन से व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी कि जो एचआईवी हो कैसे इतने सारे लोगों के अंदर ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। So modes of transmission. So first one is sexual contact with infected person. जिस पर्सन को ऑलरेडी एड्स है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने की वजह से ये जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड, transfusion of contaminated blood or blood products। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसमिशन से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। कॉन्टामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कि अगर ब्लड के अंदर एचआईवी प्रेजेंट है या जैसे प्लेटलेट्स होते हैं, अगर इसी तरीके के कोई और पार्टिकल्स हैं जो ब्लड के प्रोडक्ट हैं, अगर उनके अंदर एचआईवी प्रेजेंट है तो उस ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के यूज करने से भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। तीसरा, बाय शेयरिंग infected needles or syringes infected needles or syringes with drug abusers। जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो ड्रग अब्यूज करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उनके केस में जो इन्फेक्टेड ड्रग अब्यूजर है अगर उसी से यूज की हुई नीडल या सिरिंज को शेयर कर लिया गया तो उससे भी एड्स का ट्रांसमिशन हो जाता है। फोर्थ, टू डेवलपिंग यंग वन फ्रॉम infected mother। इन्फेक्टेड मदर से उसके डेवलपिंग यंग को ट्रांसफर हो सकता है, या जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है उस टाइम पे भी जो मिल्क है उसके थ्रू यंग वन को वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिससे जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने की वजह से। सेकेंड,
by the transfusion of contaminated blood or blood products. Third, by sharing infected needles or syringes with drug abuser or in case of drug abusing. And fourth, to developing young one from infected mother. एक developing young one को उसकी mother से भी ये disease transmit हो सकता है. Now, what are the peoples which are at the high risk of AIDS? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एड्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? Persons who are at high risk of AIDS, जिनको एड्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं वो कौन लोग हैं? तो इसमें इंक्लूड है फर्स्ट, पर्सन्स हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. पर्सन्स हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. सेकेंड, repeated transfusion of blood और ब्लड प्रोडक्ट्स. जिन लोगों के अंदर रिपीटेड यानी कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है उन केस में भी यानी कि वो लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं जिनके अंदर एड्स का डेवलपमेंट हो सकता है. तीसरा, पर्सन्स who are drug abusers and take drugs intravenously. जो ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को यानी कि नीडल्स और सिरिंजेस का यूज करते हैं, ऐसे ड्रग अब्यूजर्स भी काफी हाई रिस्क पे होते हैं जिनको एड्स हो सकता है. फोर्थ में कौन से कैटेगरी आते हैं? तो इसमें आते हैं वो यंग वंस जिनकी मदर इन्फेक्टेड होती है. डेवलपिंग यंग वंस हैविंग इन्फेक्टेड मदर. तो ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जिनके अंदर एड्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. फर्स्ट, पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं. सेकंड, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. थर्ड, पर्सन हु आर ड्रग अब्यूजर्स एंड टेक ड्रग इंट्रावीनियसली, जो ड्रग अब्यूजर्स हैं और जो इंट्रावीनियसली ड्रग अपटेक करते हैं उनके